Hello students. So in our last lecture we had a discussion on memory. We saw the units of memory, we saw the types of memory. So today we will see a new topic which is data capturing. We also see data storage and we will also see data retrieval and data deletion. So what is data capturing? So data capturing is to extract the data from various sources. Okay. Extract the data from various sources like keyboard, mouse, barcodes, QR codes used at shops. So you have seen that barcode machines are there. Barcode machines are there in the shopping malls at some shops. So basically on the retail shop, if there is a large retail shop, they use some barcodes. So barcodes are basically to identify a machine. So on a sticker is there on which several lines are there, and each of the barcode is different from the another barcode, and how they differentiate between the barcodes, like how can I say that this barcode is different than the another barcode? Basically the difference is seen that each line, basically on the number of lines, the width of the line and the number difference, or the basically the distance between the lines. So lines at specific intervals and specific width. होता क्या है कि बारकोड का मतलब, बारकोड में क्या होता है कि बहुत सारी लाइंस होती है और हर लाइन के बीच में जो होता है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होती है और हर लाइन की एक स्पेसिफिक विड्थ होती है. तो एक बारकोड की वो किसी दूसरे बारकोड से कभी मैच नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी लाइंस होती है, हर लाइन की एक अलग अलग डिफरेंस होता है, अलग अलग विड्थ होती है और हर लाइंस के बीच में भी अलग अलग डिस्टेंसेस होती है. तो किन्हीं भी दो बारकोड का एग्जैक्टली मैच करना लगभग इम्पॉसिबल होता है. तो इसीलिए जो बारकोड्स हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने को किसी भी प्रोडक्ट को, और हम उस बारकोड के अंदर उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं कि ओके इस बारकोड के अंदर ये प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की ये डिटेल्स हैं. सो बेसिकली इसी डिटेल्स को जब हम बारकोड स्कैनर से जब स्कैन करते हैं तो सारी डिटेल्स हमारे पास आ जाती है. तो सपोज़ मैं गया कोई शूज़ ख़रीदने गया, तो शूज़ पर बारकोड लगा हुआ है. तो बेसिकली क्या होगा कि वो जो बारकोड है, रीडर है, उससे उस बारकोड को आप स्कैन करोगे तो वो सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा कि शूज़ की कितनी प्राइस है, और अगर और भी कुछ डिटेल्स है उसके रिगार्डिंग, तो इट विल स्टोर इनटू दैट. सो दिस वे बारकोड इज़ यूज इन द शॉपिंग आउटलेट्स. और उसी तरह QR कोड भी यूज़ करे जाते हैं. तो QR कोड क्या होते हैं? QR कोड भी एक स्क्वायर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स होते हैं बेसिकली, और यहाँ पर भी कुछ ब्लैक जो है स्ट्रक्चर बना होता है, और वो स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि वो किसी भी दूसरे ऐसे ही स्ट्रक्चर से मैच करना लगभग इम्पॉसिबल होता है. तो वो एक QR कोड होता है. बेसिकली QR कोड इज़ एन एडवांस वर्जन ऑफ बार कोड, ठीक है. तो ये तो हो गई इसकी बात की डेटा कैप्चरिंग. तो डेटा कैप्चरिंग हम कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज़ द बार कोड टू कैप्चर अ डेटा, वी कैन यूज़ अ QR कोड्स टू कैप्चर अ डेटा. कीबोर्ड और माउस के थ्रू भी हम क्या करते हैं? बेसिकली डेटा कैप्चर ही करते हैं किसी कंप्यूटर में. ये सिंपल वे है थोड़ा सा, एंड नाउ दीज आर मोर एडवांस्ड वे टू कैप्चर द डेटा. और भी एडवांस तो क्या है कि जब हम सोशल मीडिया पर जाते हैं, जैसे यूट्यूब पर व्हेन वी कमेंट ऑन अ वीडियो, और जब फेसबुक पर हम बहुत सारी पोस्ट करते हैं, तो ये सब क्या होता है? एक डेटा ही होता है. तो इस डेटा को बेसिकली कैप्चर करना होता है. जैसे कमेंट्स है किसी सोशल मीडिया पर या किसी यूट्यूब पर कोई कमेंट्स आए, तो उसमें अलग अलग तरह के कमेंट्स होंगे. तो उन कमेंट्स को अंडरस्टैंड करना कि कौन सा कमेंट किस बारे में है, और फिर एक जो है अलग से अपना डेटा
बेस बनाना और उसके अंदर स्टोर करना, तो उस डेटा को डिफ्रेंशिएट करना कि किस किस तरह के कैसे कैसे कमेंट है, या सपोज कि आपको आइडेंटिफाई ही करना है कि कौन से वल्गर कमेंट्स हैं जो कि आपको रिमूव करना है। तो इतने सारे कमेंट्स के अंदर आपको किसी वल्गर कमेंट को पहचानना और उसको रिमूव करना, सो दीज आर बेसिकली डिफ़िकल्ट टास्क, और दीज ऑल कम्स इनटू द डेटा कैप्चरिंग। कि जिस गूगल है, गूगल पर आपने इतनी सारी सर्च टर्म्स डाली है, तो उसके साथ उसका उनको सर्च टर्म को सारी को कैप्चर करना और उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना, कैटेगराइज करना कि कौन कौन सी टर्म्स किस किस से रिलेशन है, किस किस कैटेगरीज में आती है। तो बेसिकली ऑल दीज कम्स इनटू द डेटा कैटेगराइजेशन, कैप्चरिंग। सो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो हेट्रोजीनियस नेचर है डेटा मेक्स द डेटा कैप्चरिंग ए डिफ़िकल्ट टास्क। हेट्रोजीनियस नेचर, जैसे कि यूट्यूब पे कोई वीडियो है, आपने उस पर बहुत सारे कमेंट्स डाले, तो उस कमेंट्स को कैटेगराइज करना कि कौन सा कमेंट किस नेचर का है, तो ये जो है हेट्रोजीनियस नेचर है डेटा का। तो कैटेगराइज करना यहाँ एक डिफ़िकल्ट टास्क है। तो डेटा कैटेगराइज का मतलब कि जब आप कैप्चर करोगे तो आपको कैटेगराइज भी करना होगा। सो दिस ऑल बेसिकली कम्स इनटू द डेटा कैप्चरिंग। डेटा कैप्चरिंग सैटेलाइट के थ्रू भी होता है। जो सैटेलाइट्स होता है बेसिकली वो डेटा कैप्चर करता है। आपकी अर्थ की जो अर्थ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है वो भी जो है हमारे डेटा कैप्चर करने की यूज़ में आते हैं। तो ये डेटा, so we saw that how a data capturing basically starts from a mouse, start from a keyboards and goes on to barcodes, QR codes, then comments on social media, then satellite data. Okay, so these are basically how we are seeing the data capturing process कितना जो है बेस से स्टार्ट होकर कितना एडवांस तक जा रहा है, और हाउ इट इज़ डिफिकल्ट व्हेन द हेट्रोजीनियस नेचर ऑफ डेटा इंक्रीजेस. So this was all about the data capturing. We move to the next task, which is data storage. So data storage is when you capture some data, then you have to store the data. Okay, so how do we store the data? Basically we have hard disks, we have pen drives, we have CD, DVD to store the data. This is the basic form of the data storage. Now we see that how big organizations that are going to store the data. So it is to store the data in a secure and fast storage. So when you store some data, that data storage must be fast enough for the large organizations, basically not for us, but for the large organization. When the data come into large amount, so the data storage must be very fast and secure also. No one should have access to that. The problem with data storage is large amount of data coming in fast speed and also in increasing with the time. क्या हो रहा है कि डेटा जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है। जैसे कि आपने यूट्यूब पे इतने सारे कमेंट्स करे, इतने सारे वीडियोस डेली आ रहे हैं, डेली थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ वीडियोस डेली अपलोड हो रहे हैं, उनमें मिलियंस ऑफ कमेंट्स आ रहे हैं, तो डेटा जो है बहुत फास्ट स्पीड से आपका आ रहा है, ठीक है, और बहुत फास्ट स्पीड से आ रहा है और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा अमाउंट होता चला जा रहा है। आप खुद ही देखिए कि जब एक ही दिन में मिलियंस ऑफ वीडियोस आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो जो आपका एग्जिस्टिंग डेटा है उसकी साइज़ कितनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। तो ये जो प्रॉब्लम है अब डेटा स्टोरेज में, ये प्रॉब्लम हो चुकी है कि इतना सारा डेटा आप स्टोरेज कैसे करोगे और इतनी जल्दी जल्दी इतना डेटा आ रहा है। सो स्टोरेज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कमिंग इन फास्ट स्पीड एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग विद टाइम, लाइक गूगल सर्च डेटा and YouTube videos data. Now organizations have to mention databases onto database server. Organization have to maintain databases onto database servers. तो हम तो normally hard disk pen drive use में ले लेते हैं, but for the big organizations they basically need database servers to store the data so that information retrieval can be fast. बेसिकली जो डेटाबेसेस होता है उनका मेन पर्पस होता है कि जो इन्फॉर्मेशन जो रिट्रीवल है बहुत फास्ट हो सके, और भी सारे यूजेज होते हैं, बट द मेन वीज जो सबसे बड़ा उसका यूज़ है कि जो इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल है बहुत ज़्यादा फास्ट हो सके। तो ऑर्गेनाइजेशन हैव टू मेंटेन डेटाबेसेस ऑन टू डेटाबेस सर्वर्स. तो बेसिकली डेटाबेस सर्वर क्या है? दीज सर्वर्स नीड स्पेशल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. देयर मेंटेनेंस इज़ हाई, देयर कॉस्ट इज़ ऑल्सो हाई. मतलब डेटाबेस सर्वर क्या होते हैं? वो स्पेशल मशीन्स होती है जिनमें स्पेशल हार्डवेयर होता है, स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, जो कि डेजिग्नेटेड ही होते हैं डेटाबेसेस के लिए.
क्योंकि नॉर्मल मशीन्स में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती है कि इतना बड़ा डेटाबेस ले सके। तो अब यहाँ पे डेटा स्टोरेज में प्रॉब्लम क्या है? स्टोरेज में प्रॉब्लम है कि इनकी जो मेंटेनेंस होती है डेटाबेस सर्वर्स की, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, ठीक है, तो इनको एक स्पेशल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर चाहिए, तो मेंटेनेंस भी इनकी हाई होगी, कॉस्ट भी इनकी जो है हाई होती है। तो ये जो चैलेंज है बेसिकली कि डेटा कैप्चरिंग में बेसिकली क्या चैलेंजेस वी आर फेसिंग एंड द डेटा स्टोरेज में हम क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं। नाउ द डेटा रिट्रीवल क्या है? डेटा रिट्रीवल जो है, अब हमने डेटाबेस में हमारा डेटा स्टोर कर लिया, तो वहाँ से अब डेटा को फैच करना इज़ बेसिकली डेटा रिट्रीवल। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम्स हम फेस करेंगे? यहाँ हम प्रॉब्लम फेस करेंगे कि जैसे जैसे डेटाबेस बड़ी होती चली जाएगी, हमारी ऑब्वियसली जो डेटा सर्च करना है वो उसकी जो स्पीड है वो कम होती चली जाएगी। तो ये एक चैलेंज है कि इतना जो लार्ज अमाउंट में डेटा आ रहा है, जैसे जैसे डेटाबेस की साइज़ बढ़ रही है तो हमारी जो सर्च है वो भी धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। So, data retrieval is fetching data from database servers or storage devices for faster processing of data. We need fast retrieval of data, but as data grows, database also becomes slower. So, this is a challenge in data retrieval. Now we see what is data deletion. And so data deletion, basically data deletion is the process to delete the data from a storage device. डेटा डिलीशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। अब डेटा डिलीशन क्या है? डेटा डिलीशन ये है कि जो आपने डेटा स्टोर करा है किसी भी स्टोरेज, लाइक वी टॉक अबाउट अस दैट वी स्टोर आवर डेटा इन ए स्टोरेज डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सो दैट डेटा माइट बी डिलीटेड इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। ओके, so data deletion is the process to delete the data from a storage device. Data deletion is one of the biggest threat कि आपका कोई डेटा है उसको कोई डिलीट कर सकता है या वो किसी एक्सीडेंटली डिलीट हो सकता है, तो एक बड़ा थ्रेट है। कैसे है? स्टोरेज डिवाइसेस कैन क्रैश और माल फंक्शन। जो आपकी स्टोरेज डिवाइस है वो क्रैश कर सकती है, एकदम से बंद हो जाए, उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फेल हो जाए, या फिर माल फंक्शन जो है गलत तरीके से बिहेव करने लगे। हम स्टोर कुछ करा रहे हैं लेकिन वो उसको करप्ट कर दे रही है, तो इट इज़ नॉट वर्किंग एज इट शुड बी, तो माल फंक्शन हो सकती है। मतलब हमारी पेन ड्राइव जो हार्ड डिस्क है उसी में ही कोई ख़राबी हो सकती है। तो एक तरह से हमारा डेटा तो डिलीट जैसा ही हो गया, ख़राब हो गया, कोई यूज़ का नहीं है। यूज़र इटसेल्फ कैन एक्सीडेंटली डिलीट द डेटा। हम एक्सीडेंटली हो सकता है खुद से ही डिलीट हो जाए हमसे एक्सीडेंटली डेटा। सो हैकर और मालवेयर कैन डिलीट द डेटा। कोई हैकर आपका एक्सेस कर ले या कोई मालवेयर वायरस वगैरह हमारे उसमें आ जाए तो वो भी आपकी डेटा को डिलीट कर सकता है या उसको करप्ट कर सकता है। तो हाउ यूजुअली डेटा इज़ डिलीटेड। डेटा डिलीट कैसे किया जाता है? एक्चुअली जो हमारा डेटा डिलीट हो गया, बेसिकली हमने अनइंटेंशनली डेटा को डिलीट कर दिया, तो वो डिलीट एक्चुअली प्रोसेस क्या होता है डिलीशन के पीछे? डिलीशन के पीछे प्रोसेस ये होता है, डिलीशन एट बिट लेवल माइट बी टाइम कंज्यूमिंग। एज वी नो दैट डेटा इज स्टोर्ड into bit form, bit by bit data is stored. As we know that everything is stored in a computer in binary form, 0 1 form. So at bit level पे हम जो भी जीरोज 1 की फॉर्म में हमने स्टोर करा हुआ है तो हमको हर 0 और 1 को चेंज करना होगा, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है। सपोज मेरी एक फाइल ही है जो कि GB की है, तो उस GB में इतनी सारी मिलियंस ऑफ बिट्स है, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ बिट्स है, तो क्या मैं हर बिट को चेंज करूंगा? और अगर इसी तरह से मैं हर बिट को चेंज करने लग गया तो मेरा तो डिलीशन में एक चीज़ डिलीट करने में ही मुझे कितना टाइम लग जाएगा। सो व्हाट दे बेसिकली डू इज़ दैट दे डू नॉट डिलीट ऑल द डेटा। ओके, they do not basically change all the bits. What they do is that whenever data is stored, basically there is also an address to that data, कि उस डेटा का एक एड्रेस भी होता है हमारे पास कि ओके इस एड्रेस पर हमारा ये डेटा रखा हुआ है। तो जो एड्रेस है, जो रेफरेंस है उस डेटा का, उसको हम फ्री कर देते हैं और कह देते हैं कि ये जो एड्रेस है पहले इस डेटा को पॉइंट कर रहा था, अब वो किसी को भी पॉइंट नहीं कर रहा है। तो मतलब ये जैसे हम शो करें कि ये हमारी मेमोरी है, सपोज है हमारी हार्ड डिस्क है, कुछ भी है, हमने यहाँ पर हमारा डेटा ये स्टोर करा हुआ है और ये जो है एक इसका रेफरेंस है। तो हम क्या करते हैं कि इस रेफरेंस को पॉइंट कर देते हैं नल पर, कि अब हमारा जो है डेटा जो है बेसिकली नल है, कुछ भी नहीं है, और इस डेटा को यूं की यूं रहने देते हैं।
इसको चेंज नहीं करते। तो दिस इज़ द फास्टेस्ट वे टू डिलीट द डेटा। अब होता क्या है कि नाउ सो ओनली इट्स एड्रेस, सो लेट्स रीड deletion at bit level might be time consuming, so only its address entry is marked as free and data space is shown empty, okay, without deleting the data. In this way the data deletion works. And now in the next topic we will see the data recovery, कि when we delete data accidentally, intentionally or unintentionally, how can we recover that data.